Hello students, today we are going to start with our new chapter that is statistics. ठीक है, आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करते हैं. स्टैटिस्टिक का न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करते हैं. तो उसमें सबसे पहला जो आपका बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो हम लोग आज हमारे क्लास में देखेंगे. बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स में क्या है सबसे बेसिक स्टैटिस्टिक्स का. तो वैसे तो आपने स्टैटिस्टिक्स आपके स्कूल के टाइम पे पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं. एक क्लास हम लोग सारे बेसिक्स के लिए रख लेते हैं सो दैट फर्दर जब आप आगे इसके कैलकुलेशंस करेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू. ठीक है, तो बेसिक क्या है स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स का जो बेसिक है दैट इज कलेक्शन. अगर हम बोलेंगे स्टैटिस्टिक क्या है तो कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड tabulation of data is statistics. अगर हम एक लाइन में सिंपल स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करना चाहेंगे तो स्टैटिस्टिक्स क्या है. स्टैटिस्टिक्स इज द कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन ऑफ डेटा. अब हमें आज के क्लास में यही सीखना है कि कैसे डेटा कलेक्ट किया जाता है, कैसे क्लासीफाई किया जाता है और फिर उसे फर्दर कैसे टैबुलेट किया जाता है. तो देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ही सिंपल है, ये एकदम बेसिक है. कलेक्शन, अब आप सोचिए कि जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो स्पेशली डेटा जब कलेक्ट करते हैं तो किस रीज़न से करते हैं. जनरली हमको डेटा, हम लोग अगर आपको बोला जाए फॉर एग्जांपल कि आपके एरिया में कितने एजुकेटेड और कितने ग्रेजुएट पर्सन्स है, ठीक है, तो आप जिस भी सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी में जितने भी घर होंगे, सपोज देयर आर 10 हाउसेज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सपोज देयर आर 10 हाउसेज. तो क्या होगा, जो डेटा कलेक्टर है वो जाएगा पहले घर पे, नॉक करेगा, वहाँ पूछेगा आपके घर में कितने मेंबर्स है जो ग्रेजुएट है. ठीक है, सपोज वहाँ पे 2 मेंबर्स हैं तो हमने लिख लिए 2. सेकेंड घर पे गए, वहाँ पे पूछे, वहाँ पे 3 मेंबर्स हैं जो ग्रेजुएट है. थर्ड घर पे गए, वहाँ पे पूछे, वहाँ पे 4 मेंबर्स है. नेक्स्ट इसमें गए 5 मेंबर्स है. नेक्स्ट इसमें गए 1 मेंबर है. नेक्स्ट घर पे गए 2 मेंबर है. फिर नेक्स्ट वाले घर पे गए, वहाँ पे 1 2 3 4. ऐसे हमने डेटा कलेक्ट कर लिए. ये क्या हो गया, ये हो गया कलेक्शन. यानी घर घर जाकर हम लोग ने डेटा कलेक्ट करे कि भाई हाँ, जैसे हमको यहाँ पे ये पता करना था कि कितने ग्रेजुएट लोग आपके एरिया में रहते हैं. ठीक है, तो हमने क्या किया, एक एक घर पे गए, डोर टू डोर सर्वे करे, वहाँ पे पूछे कि आपके घर में कितने मेंबर्स है और उसमें से ग्रेजुएट कितने मेंबर्स है. तो जितने ग्रेजुएट मेंबर्स थे उसका डेटा हम लोग ने कलेक्ट कर लिए. तो दिस इज व्हाट इज कलेक्शन ऑफ डेटा. कलेक्शन ऑफ डेटा यानी क्या, घर घर जाके या जो भी आपको जिस टाइप का डेटा कलेक्ट करना है. अगर आपको ये डेटा कलेक्ट करना है कि आपके एरिया में जितनी फैमिलीज रहती है तो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, प्लस या अगर आपको ये देखना है कि आपके एरिया की पॉपुलेशन कितनी है. ठीक है, तो पॉपुलेशन कितनी है तो हर एक के घर में जाएंगे, उनके घर में नंबर ऑफ मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स पूछेंगे, वो काउंट करोगे, वो लिखोगे. और ये जो इस तरह से आप जब हर एक के घर पे जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो उसे कहते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा. I hope it will be clear to you. Now what is classification? अब क्लासिफिकेशन क्या होता है. ये जो आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, आप ये घर घर चले गए और वहाँ पे आपने डेटा कलेक्ट कर लिए. एक घर में इतने मेंबर्स है, दूसरे घर में ये आपके पास डेटा कलेक्ट हो गया. अब ऐसे तो मैंने अभी फिलहाल यहाँ पे सिर्फ 10 घर का एग्जाम्पल ली तो हमने यहाँ पे ये लिख दिए, ये हमारे लिए इजी था. लेकिन अगर हमको 10 से ज़्यादा, सपोज आपके एरिया में 100 घर है, 100 घर है, तो आप 100 घर में जाओगे, हर एक घर में पूछोगे. ऐसे आप इमेजिन करो कि ये जो नंबर्स है ये कितने सारे हो जाएंगे. ठीक है, तो अब अगर आप इसको रिकॉर्ड करके रखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप एक नोटबुक लोगे और उसमें आप इस तरह से नंबर लिखना शुरू कर दोगे. 2 3 4 5 6 1 2 4 6 7 8 1 2 3. इस तरह से अगर आप अपना कलेक्ट किया हुआ डेटा को लिखोगे तो आप सोच सकते हो कि इसका जो नंबर ऑफ सीरीज होगी वो कितनी ज़्यादा होगी. ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको 1000 घर का, आपके पूरे एरिया का, सोसाइटी का नहीं, आपके पूरे एरिया का, अगर सपोज आप सदर एरिया में रहते हो तो पूरे सदर एरिया की अगर पॉपुलेशन काउंट करने के लिए बोलेंगे तो इस तरह से आपके पास कितना डेटा कलेक्ट होगा. ठीक है, फिर उसको रिकॉर्ड करके रखना कितना डिफिकल्ट होगा. तो ये डिफ़िकल्टी से इसको शॉर्ट करने का तरीका होता है क्लासीफाई करना.
अब क्लासिफिकेशन में क्या होता है मेनली कि हमने एक घर पे गए, आप देखते होंगे बहुत बार हमारे घर में जनगणना वाले लोग आते हैं जो हमसे डेटा कलेक्ट करते हैं, हमसे पूछते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं कि आपके घर में कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने सीनियर सिटीजन एज ग्रुप में, सबकी एज क्या है, ठीक है, फिर कौन कितना क्वालिफाइड है, कौन वर्किंग है, कौन नॉन वर्किंग है। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन देखो वो एक बार में आते हैं और एक बार में ही आपसे इतनी सारी चीज़ें पूछ लेते हैं। अब ये सारी चीज़ें पूछ के वो करते क्या है, वो बेसिकली करते हैं कि जब भी कभी ये पता करने की ज़रूरत पड़े कि नागपुर के अंदर कितने लोग ग्रेजुएट हैं, ठीक है, तो उन लोग फट से जो उनके पास डेटा है उसमें से उन लोग बराबर वो डेटा उठाएंगे जहां उन्होंने क्वालिफिकेशन के इंफॉर्मेशन पुट करके रखे हैं, जहां उन्होंने डाले हैं कि हाँ भाई ये लोग इतने एजुकेटेड हैं और इसमें से इतने लोग ग्रेजुएट हैं और इतने लोग अंडर ग्रेजुएट हैं। अगर वो पूछेंगे कि आपके एरिया में, नागपुर के एरिया में कितने पर्सन्स है, कितने पॉपुलेशन है जो अबव 70 एज है या जो अबव 60 एज है, तो अगेन वो वही डेटा लेंगे और उसमें से वो बराबर जो एज वाला इंफॉर्मेशन थी वो डेटा को उठा के वो आपको बता देंगे। तो दैट इज व्हाट इज नोन एज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि जब हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन के बाद जो डेटा आता है उसको इस तरह से क्लासीफाई करते हैं सो दैट जब भी हमको जिस भी चीज़ की इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़े तो आपको फट से वो चीज़ें मिल जाए, ठीक है। नाउ व्हाट इज टैबुलेशन। अब टैबुलेशन में क्या होता है, ये जो सारा डेटा कलेक्ट करे उसको टेबल के फॉर्म में अरेंज किया जाता है सो दैट आपको और भी इजी हो जाए। मतलब अभी आपने क्लासिफाई करके तो रख दिए, अभी ये जो डेटा कलेक्ट किए थे उसमें से आपने क्लासिफाई कर दिए कि कितने ग्रेजुएट हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, ठीक है, इस तरह से आपने इनको क्लासिफाई तो कर दिया। अब अगर आपको इन सबको टैबुलेशन के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में इस तरह से अरेंज किया जाता है कि पर्टिकुलर अगर आपको पूछा जाए कि 25 to 30 एज के जो मेल हैं, ऐसे 25 to 30 एज ग्रुप के बीच में आने वाले ऐसे कितने मेल हैं जो ग्रेजुएट है, या 25 to 30 एज ग्रुप में आने वाली ऐसी कितनी फीमेल्स हैं जो ग्रेजुएट है, तो वो जो इंफॉर्मेशन है उस तरह से टेबल के फॉर्म में उसको अरेंज किया जाता है सो दैट वो भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। यानी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि जब हमको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, हमको जानना है कि हमारे एरिया में जो 25 to 30 एज ग्रुप के बीच में जो फीमेल्स हैं वो कितनी ग्रेजुएट है, ये देखने के लिए हमको वापस से काउंट ना करना पड़े, एक एक उसके सामने की इंफॉर्मेशन रीड करेंगे, अरे ये है, अरे ये नहीं है, अरे ये है, इस तरह से अगर आप काउंट करोगे तो इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, ठीक है, आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम होगा, आपका बहुत सारी एनर्जी इन्वेस्ट होगी। तो वो सारी चीज़ों को बचाने के लिए ही जो डेटा है उसको कलेक्ट करने के बाद क्लासिफाई किया जाता है और टैबुलेट किया जाता है। नाउ लेट अस सी थ्रू एन एग्जांपल कि कैसे कलेक्शन का प्रोसेस तो आपको आई होप समझ गया होगा, उसमें ऐसा बहुत कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है। अब हम देखते हैं कि इसको क्लासीफाई और टैबुलेट कैसे किया जाता है। देखो एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं कि आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है बहुत बार कि सपोज आपको इंफॉर्मेशन दे दी होगी मार्क्स, एक स्कूल में गए, वहाँ पे एक क्लासरूम में गए, क्लासरूम में जाने के बाद बच्चों से पूछा गया, उनकी कुछ टेस्ट हुई थी, जो टेस्ट थी 10 मार्क्स की। 10 मार्क्स में से फर्स्ट बेंच में जो स्टूडेंट बैठा था उससे पूछा गया आपको कितने मार्क्स मिले, उसने बोला 5। सेकेंड से पूछे 6, किसी ने बोला 7, किसी ने बोला 2, 0, 1, 5, 7, 8, 10, 4, 3, 2, 1, 6, 10, 9, 5। इस तरह से हमने टोटल 18 स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन पूछे। 18 स्टूडेंट्स थे क्लास में, वो 18 स्टूडेंट से हमने पूछे तो उन्होंने अपने अपने मार्क्स हमको बता दिए। हमने रैंडमली पूछे, जो फर्स्ट बेंच से हमने काउंट करना शुरू करे, फर्स्ट बेंच में एक बंदा था उसको 5 मार्क्स थे, सेकेंड बेंच में 6, 7, 2, इस तरह से हमने उनसे कलेक्शन कर लिए उनके मार्क्स का, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ नॉर्मल, आपने डेटा कलेक्ट कर लिए। अब इसको आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो अरेंज जब आप करते हो, मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, तो जब आप सॉल्व करते हो, आपको जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आपको बेसिकली 3 फॉर्म में अरेंज करने के लिए कहा जाता है। या तो फिर पहला होता है सिंपल सीरीज, दूसरा होता है डिस्क्रीट एंड थर्ड वन इज कंटिन्यूस। इस तरह से आपको 3 सीरीज में अपना डेटा कलेक्ट करने के लिए, डेटा को क्लासिफाई करने के लिए बोला जा सकता है।
तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं सिंपल सीरीज। अगर इस तरह से आपको डेटा दिया हो और आपको बोला जाए कि ये जो कलेक्टेड डेटा है इसको आप सिंपल सीरीज में अरेंज कीजिए, तो आप कैसे करोगे? तो सिंपल सीरीज में जब आपको अरेंज करना है तो आपको सबसे पहले कॉलम करना पड़ेगा मार्क्स। दिस इज क्वेश्चन, ये जो मैंने आपको दी हूँ एग्जाम्पल ली हूँ, इसको हम क्वेश्चन अज्यूम करते हैं। मार्क्स देखोगे और जब सिंपल सीरीज में अरेंज करना है तो सिंपली जो भी आपको डेटा दिया हुआ है उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, सिंपल सीरीज है तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में जो भी डेटा है उसको अरेंज करना है। ठीक है, ये नोट डाउन करके आप रख सकते हो। असेंडिंग ऑर्डर यानी सबसे पहले सबसे छोटा नंबर देखोगे, सबसे छोटा नंबर कितना है, 0, मैं लिख दूंगी 0। जैसे ही मैंने 0 लिख दी, मैंने उसको यहाँ से कट कर दी। उसके बाद क्या है 1 कितने टाइम बोला गया है, एक बार, 2 बार, 2 बच्चों को 1 मिला था तो मैं एक के नीचे एक ऐसा 2 टाइम्स 1 लिखूंगी। देन 2, अगेन 2 भी 2 टाइम्स है, उसको मैं कट कर दे रही हूँ, साथ में यहाँ पे मैंने 2 लिख दी। 3 मिलने वाले, 3 मार्क्स मिलने वाले कितने स्टूडेंट है, एक ही स्टूडेंट है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3। देन 4 इज अगेन 1 तो यहाँ पे मैंने लिख दी 4। नेक्स्ट इज 5, 1 2 3। तो अब यहाँ पे फिलहाल मुझे बोर्ड में नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं बाजू में कंटिन्यू कर रही हूँ, अदरवाइज आपको एक ही साथ एक ही लाइन में नीचे लिखना होगा। तो 5 5 5, 3 टाइम्स 5 थे तो 3 टाइम्स मैंने 5 लिख दी। देन 6, 1 2, 2 टाइम्स 6 है तो मैंने 2 टाइम्स 6 लिख दी। 7 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स 7 लिख दी। 8, देन 9 और फिर 10 है, अगेन 2 टाइम्स तो मैंने 2 टाइम्स 10 लिख दी। देखो इस तरह से मैंने अगर इनको क्रॉस कर दी तो मुझे ये दिख गया कि हाँ यहाँ पे दिया हुआ जितना डेटा था वो मैंने यहाँ पे डाल चुकी। नेक्स्ट आपको क्रॉस चेक करने का एक और तरीका है कि आप कोई नंबर भूल तो नहीं रहे हो, तो ये आप देखोगे ये कितने स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन थी, 18 मैंने काउंट की थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 2 18, ये टोटल 18 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन थी। अब इसकी जब नंबर आप काउंट करोगे तो ये भी आपका 18 आना चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 18। ये टोटल नहीं है, ये सिर्फ काउंटिंग है, वो चीज को आप ध्यान रखोगे दैट दिस इज नॉट अ टोटल, दिस इज जस्ट अ काउंटिंग की 18 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन थी, मैंने वो डाल दी। अब देखो स्टूडेंट्स, सिंपल सीरीज में क्या है, जो डेटा है उसको आपने सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब इमेजिन करो कि यहाँ पे तो सिर्फ 18 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन थी, तो आप 18 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन आपने एक के नीचे एक डाल दिए। लेकिन सपोज यहाँ पे अगर 1000 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन है, अगर एक कॉलेज के पूरे बच्चों की इंफॉर्मेशन ली जा रही है, 2000 बच्चों की इंफॉर्मेशन है, तो जस्ट इमेजिन कि 2000 बच्चों की आप रैंडमली सिर्फ मार्क्स डाल रहे हो एक के नीचे एक, तो आपका जो पेज है वो रिसोर्स आपको कितना लगने वाला है, पेज कितना लगेगा। और इस तरह से अगर आप लिख के रखोगे तो वो काउंटिंग भी कितनी डिफिकल्ट होगी। अगर आपको ये पूछा जाए कि कितने बच्चों को 5 मार्क्स मिले तो आपको गिनना पड़ेगा 1 2 3, अगर नीचे और कुछ नंबर्स है और अगर 2000 बच्चे तो 2000 में आपको 5 नंबर ढूंढना शुरू करना पड़ेगा कि 5 कितने टाइम है और क्या है, तो वो हिसाब से आप बता पाओगे कि हाँ भाई 20 बच्चों को है या 100 बच्चों को है 5 मार्क्स, इस तरह से आपको करना होगा। तो ये कम नंबर ऑफ डेटा जब होता है तब ये चीज़ पॉसिबल है, इस तरह से डेटा को अरेंज करना, कि जब 10-20 बच्चों का है, 25-30 बच्चों का है तो आप इस तरह से लिख सकते हो। लेकिन अगर वो मोर देन 100 है तो इट विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो इसीलिए ऐसे समय में हम सिंपल सीरीज नहीं करते हुए फिर हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, फिर हम मेथड अप्लाई करेंगे डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग कैसे डेटा को क्लासीफाई करते हैं, ये अगर आप चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो और फिर बाद में अपनी नोटबुक में आप इसको नोट डाउन कर लेना। चलिए अब हम देखते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज में इसको कैसे करेंगे। अब अगर आपको यही डेटा दिया हुआ है स्टूडेंट्स, अगर आपको यही डेटा दिया हुआ है और इसको बोला जाए कि अरेंज दिस इन अ डिस्क्रीट सीरीज, तो आप कैसे करोगे। डिस्क्रीट सीरीज में अरेंज करने के लिए पहला कॉलम तो आपको मार्क्स ही करना है, नेक्स्ट कॉलम आपको करना है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम आप करोगे फ्रीक्वेंसी की। अब क्या करोगे, यहां पे जब आप करोगे तो आप देखोगे कि जो भी नंबर्स, सबसे पहले सारे नंबर्स एक एक बार काउंट कर लोगे। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा कट कर दी हूँ तो थोड़ा सा मेरे लिए कंफ्यूजन हो सकता है, बट ठीक है। अब इसमें से सबसे छोटा जो नंबर है वो सबसे पहले देखोगे, सबसे छोटा नंबर है 0, मैं वो लिख दी। 0 के बाद कौन सा नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पे 1, 1 के बाद 2 भी दिया हुआ है, 3 भी दिया हुआ है, 4 भी है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है।
मैं 10 फिलहाल यहाँ लिख दे रही हूँ क्योंकि नीचे स्पेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी, मैं उसी को यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह से जब आप डिस्क्रीट सीरीज में करोगे तो क्या करोगे, हर एक नंबर को सिर्फ एक बार लिखोगे। जैसे यहाँ पे 0 एक बार था, एक ही बार लिखे, लेकिन जैसे यहाँ पे आपने देखे थे कि 5 जो है वो 3 टाइम्स है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिखते समय एक ही बार लिखी हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, 0 है तो आपको अब ये पूरी सीरीज में ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप फर्स्ट नंबर से देखना शुरू करोगे। पहला नंबर क्या है, 5। देखो इसको एक और तरीका है सॉल्व करने का, मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बनाती हूँ पहले, ताकि आपको एक ही साथ सारी चीजें समझ आ पाए। मार्क्स, टैली बार्स, आप एक टैली बार्स का कॉलम कर सकते हो, और फ्रीक्वेंसी इस तरह से करो, इट विल बी मच बेटर और ज़्यादा इजी होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से मैंने वो सारे नंबर्स यहाँ पे लिख दी हूँ जो नंबर्स इस सीरीज में, इस क्वेश्चन में, कलेक्शन ऑफ डेटा में आया हुआ है। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहला नंबर देखूंगी, फर्स्ट नंबर इज 5। 5 यहाँ पे है, 5 के सामने मैं एक टैली बार लगा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखूंगी 6, 6 के सामने एक टैली बार लगा दूंगी। नेक्स्ट इज 7, 7 के सामने एक टैली बार। देन 2, 2 के सामने एक टैली बार। 0 है, 0 के सामने एक टैली बार। जो भी नंबर आप आते जा रहा है उसके सामने आपको एक एक टैली बार लगाना है। नेक्स्ट इज 1, 1 के सामने टैली बार, कॉलम के नीचे एक टैली बार लगा दे रही हूँ। नेक्स्ट इज 5, तो 5 के सामने सेकेंड वाला आया, सेकेंड टैली बार। देन 7 एंड 8, तो 7 के सामने ऑलरेडी एक था, एक और लगा दिया हमने, फिर 8 के सामने एक लगा दिए। 10 4 3, तो ये देखिए 10 के सामने एक लगाई, 4 देन 3। नेक्स्ट इज 2 1 6, तो 2 के सामने एक, 1 के सामने एक, 6 के सामने एक। देन 8 9 एंड 5, सॉरी 10 9 एंड 5, तो 10 के सामने एक, 9 के सामने एक और 5 के सामने एक। इस तरह से मैंने क्या की, यहाँ पे जितने नंबर्स थे उनके टैली बार्स यहाँ पे लगा दी। टैली बार्स इन्हें सिंपली क्या है, टैली बार्स में सिर्फ आपको नंबर देखना है और वो नंबर के सामने एक लाइन खींचना है बस। अब जब ये सारे मैंने टैली बार्स लगा दी हूँ तो अब मुझे क्या करना है, सिर्फ टैली बार्स काउंट करने हैं। जैसे 0 के सामने 1 टैली बार था तो फ्रीक्वेंसी विल बी 1। 1 के सामने 2 टैली बार्स थे तो फ्रीक्वेंसी विल बी 2। 2 के सामने 2 टैली बार्स थे 2। 3 के सामने 1 टैली बार था 1। 4 के सामने 1 था 1। 5 के सामने 3 था 3 लिख दूंगी। 2 2 1 1 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये फ्रीक्वेंसी क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी क्या शो कर रहा है, फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है कि 0 आपके इस इंफॉर्मेशन में, ये डेटा में कितने बार आया है। 0 सिर्फ एक बार आया है, यानी सिर्फ एक स्टूडेंट है जिसे 0 मार्क्स मिले। नेक्स्ट 1 कितने बार आया है, 2 बार आया है, मतलब 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 1 मार्क्स मिले हैं। 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 3 मार्क्स मिले हैं। 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 1 मार्क्स मिले। अब अगर आपको फ्यूचर में ये डेटा की जरूरत पड़ रही है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 5 मार्क्स मिले हैं, तो यू नीड नॉट टू डू अ काउंटिंग। आपको जस्ट क्या करना है, 5 के सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो देखना है और आप वो बता दोगे। इस तरह से हमने क्या किए, जो हमने सिंपल सीरीज में डेटा कलेक्ट किए थे उसको और थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश किए थ्रू डिस्क्रीट सीरीज। यहाँ पे आपने क्या किया, उसी डेटा को थोड़ा कम करने की कोशिश की। ठीक है, अब इसके बाद जब आप फ्रीक्वेंसी की टोटल लोगे तो इसकी टोटल आ जाएगी आपकी, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ साइड में, इसकी टोटल आ जाएगी 18, क्योंकि ये टोटल कितने स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन थी 18। तो आप जब इसकी टोटल लोगे, मैं काउंटिंग नहीं बोल रही हूँ, मैं टोटल बोल रही हूँ, तो जब आप इसकी टोटल लोगे तो ये टोटल आ जाएगी बराबर आपकी 18। ठीक है, अगर ये टोटल गलत आ रही है, अगर आपकी टोटल उतनी नहीं आ रही जितनी इंफॉर्मेशन यहाँ दी है, तो आपने कहीं ना कुछ मिस किए हो, तो उसको आप क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज को कैसे सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि कंटिन्यूस सीरीज में कैसे किया जाता है, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज अगेन क्या है, इससे भी शॉर्ट फॉर्म, यानी अगर आपको और बड़ा डेटा है तो ये भी अगर पॉसिबल नहीं है, इससे भी आपका जो क्लासिफिकेशन है वो काफ़ी लेंदी जा रहा है, तो हम लोग नेक्स्ट मेथड अप्लाई करते हैं, नेक्स्ट टाइप अप्लाई करते हैं, दैट इज कंटिन्यूस सीरीज, जो कि हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज सिंपल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं ये क्लियर हुआ होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये सम्स को भी एक बार अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना और सॉल्व कर लेना। अगर आप में से किसी को भी इन दोनों भी सम्स में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप आपको सबको ये चीज़ क्लियर होगी।
Let's meet on our next video. Goodbye.